यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम FAO कहते हैं, उसने अपनी 2025 की द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट SOFA, अगर आप समझें सोफा रिपोर्ट जो है वो लॉन्च करी है। अब इसमें जो है बहुत सारी बातें बताई गई इंडिया को लेकर के। इसमें एक बहुत ही चेतावनीजनक बात है लैंड डिग्रेडेशन को लेकर के, उसको हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट का जो टाइटल है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल्स। ये जो है आप देख सकते हैं, ये इसका क्या है टाइटल है। टाइटल से बहुत सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस रिपोर्ट में, जैसा आपको पता है, ये लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। मतलब जो मिट्टी है उसकी जो कह सकते हैं ना क्वालिटी कैसे कैसे कम होती जा रही है, उसको लेकर के है। कैसे हम अपनी लैंड को डिग्रेडेट करते जा रहे हैं, उसको लेकर के है। तो इसमें जो बताया गया, ये बताया गया कि ये केवल ऐसा मतलब फिनोमेना है, केवल एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, बल्कि एक वाइड स्प्रेड क्राइसिस है। लगभग 1.7 बिलियन लोग ग्लोबली जो रह रहे हैं इस दुनिया में, वहां पे बता रहे को ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे जो क्रॉप यील्ड है, मतलब जो उपज है, वो 10% से, क्या आप कह सकते हैं कम से कम जो 10% है उससे लोअर है। क्योंकि वहां पर जो ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन है वो हुआ है, मतलब मानव जनित जो लैंड डिग्रेडेशन है वो देखने को मिला है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसका ह्यूमन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। ये बता रही है रिपोर्ट कि जो वनरेबिलिटी हॉट स्पॉट्स हैं उसकी वजह से जो डिग्रेडेशन है, पॉवर्टी है और हंगर है, वो हंगर ओवरलैप है, उसकी वजह से 47 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो जो 5 साल से कम के हैं वो सफर कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी जो लैंड है वही उपजाऊ ना रहे, वही सही तरीके से काम नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि आपने ही उसको कुछ ना कुछ करके उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्रभावित किया है। तो होगा क्या कि जो आपकी क्रॉप यील्ड है, मतलब जो आपके उपज है, फसल की उपज, वो कम होगी। फसल उपज कम होगी तो खाने के लिए जो अनाज है वो कम मिलेगा। अनाज कम मिलेगा, सिंपल सी बात है, जनसंख्या तो कम हो नहीं रही, तो हमको पता चलेगा कि जो पर व्यक्ति को जितना पोषण चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो कौन है? बच्चे। लगभग 47 मिलियन चिल्ड्रन ओवर द वर्ल्ड ये प्रभावित हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो लैंड डिग्रेडेशन है इसका जो मेन जो की ड्राइवर है वो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो कि अब डोमिनेंट ड्राइवर बन गई हैं। कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होते हैं, मतलब जैसे बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से मिट्टी कट गई, बह गई, जो उपजाऊ हिस्सा है वो बह गया। बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से, नेचुरल रीजन्स भी होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। नेचुरल प्रोसेस इसमें अब जो डोमिनेंट फैक्टर है वो नहीं रहे हैं। इंडिया के लिए इसमें क्या कहा गया है? तो इंडिया के लिए बताया गया है कि चूंकि ईस्टर्न और जो साउदर्न एशिया है उसको बताया गया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अफेक्टेड यहाँ पे पॉपुलेशन है। क्योंकि ये जो पूरा एरिया है इंडिया को लेकर के, आप अगर आप पूरा सदर्न जो एशिया है, ईस्टर्न एशिया, उसको देखेंगे, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहीं यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, अब ड्यू टू पॉपुलेशन आप कह सकते हैं, डेंसिटी कह सकते हैं, उसकी वजह से हमारी ही पॉपुलेशन क्या है प्रभावित भी सबसे ज्यादा हो रही है। कैसे? हाईएस्ट यील्ड लॉस का यहाँ पे टैग मिला है इंडिया को। मतलब ये जो लैंड डिग्रेडेशन है इसकी वजह से इंडिया उन चुनिंदा देशों में है जहां पर जो फसल की उपज है उसमें सबसे ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में अगर ये सुधरा नहीं तो और लॉस देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि वीट जो है, मतलब गेहूं जो है, उसकी जो पैदावार है वो 6 से 9% तक कम हो सकती है 2040 में। मतलब आप सोचिए कि आपको लगेगा तो कि 6 से 9% कम हो जाएगी, बढ़ नहीं रही, बल्कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये पैदावार कम हो रही। क्यों? क्योंकि हमारी लैंड डिग्रेडेड है, हमारी लैंड की गुणवत्ता में कमी आ रही है, क्षरण हो रहा है उसका, इस वजह से। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नदर्न इंडिया है वो हॉट स्पॉट है, जो उत्तर भारत है वहां पर ये देखा जा रहा है कि इसकी स्थिति कुछ ज्यादा ही नाजुक देखने को मिल रही है। और ये बता रही है कि यहाँ पे, मतलब ये जो रिपोर्ट है ये इसरो का एक डेटा था, 2021 की एक इसरो की रिपोर्ट थी, उसको ये वो रिपोर्ट भी इसरो की इसी बात को सजेस्ट करती है। उस रिपोर्ट में बताया गया 29.7% जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, लगभग 97.8 मिलियन हेक्टेयर का, इज अंडर गोइंग डिग्रेडेशन। मतलब वहां पे क्षरण हो रहा है, मतलब वहां की जो गुणवत्ता है जमीन की वो कम हो रही है।
ये बात इसरो की रिपोर्ट बताती है और यही जो आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होकर के आए, इसलिए इंडिया को कहा गया है कि उन कंट्रियों में आता है जिसमें सबसे ज़्यादा हाई लॉस होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे जो उपजाऊ मतलब जो क्रॉप यील्ड है वो धीरे धीरे करके कम ही होता जा रहा है और सबको पता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया में ही रहती है और यहीं पर अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो सोचिए हमारी जनता कैसे इस आने वाले जो समस्या है उससे सामना करेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये ह्यूमन इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता क्या, ह्यूमन इंड्यूस का मतलब कि मानव जनित हो गया लैंड डिग्रेडेशन, भूमिक्षरण, कि कैसे मनुष्य की वजह से जमीन खराब हो रही है। तो इसके कुछ यहाँ पे फैक्टर बताए गए हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ बताया गया कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द लैंड्स अवेलेबिलिटी टू डिलीवर एसेंशियल इकोसिस्टम फंक्शन एंड सर्विसेज, कि मतलब भूमि के जो इकोसिस्टम है और जो सर्विसेज हैं अगर वो दे नहीं पा रही है और वो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन हो जा रहा है उसमें, कि लंबे समय तक मतलब ये डिक्लाइन ऐसे देखने को मिले, तो उसको कहा जाता है लैंड डिग्रेडेशन। और इसमें नेचुरल फैक्टर भी होते हैं जैसा मैंने कहा, और मानव जनित भी हैं। तो मानव जनित तो इसमें क्या क्या है, जैसे अब बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, अनबैलेंस्ड फर्टिलाइजर का यूज की वजह से जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ा है। इंडिया में जो एनपीके मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का रेशियो है वो सबसे ज़्यादा स्क्यूड है। मतलब यहाँ पर अगर आप ग्लोबल एवरेज देखेंगे तो ग्लोबल एवरेज है 120 केजी पर हेक्टेयर का, और इंडिया का जो एवरेज कंजम्पशन है मतलब ये छोड़ा जा रहा है फर्टिलाइजर वो 165 केजी पर हेक्टेयर का है। सोचिए कि इसकी वजह से जो सॉइल का न्यूट्रिएंट डिप्लीशन है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे कम हो रहा है। मतलब जितनी आपको खाद छिड़कना उससे आप ज़्यादा छिड़क रहे हो और उसकी वजह से हमारी भूमि खराब हो रही है। इसके साथ साथ एक इसमें बात और है मोनोक्रॉपिंग की। मोनोक्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि आप देखते हो ना ट्रेडिशनल खेती इंडिया में ज़्यादा हो रही है, कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ और खेती करने की नहीं सोचेगा। जहाँ पे व्हीट राइस का साइकिल चल रहा है इंडिया में वो चलता ही जा रहा है कि भाई धान खत्म होगा गेहूं लगाएंगे, गेहूं खत्म होगा धान लगाएंगे, यही चल रहा है। जिसकी वजह से जो सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो जो है वो वहाँ पे एग्जॉस्ट हो जा रहा है। मतलब और किसी तरह की कोई फसल लगाई नहीं जा रही, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो नहीं रहा, कार्बन जो मिट्टी का वो खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक ही तरह की फसल को बोए जा रहे हैं। इंटेंसिव टिलेज की वजह से भी है। मतलब अगर हम जमीन को खोद रहे हैं, बहुत ज़्यादा टिलेज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, मतलब अगर मिट्टी है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी को बांधे रखते हैं अपने साथ, लेकिन इतना आप टिलेज करोगे तो सॉइल का स्ट्रक्चर खराब होता है। इसकी वजह से जो इरोजन है वो बढ़ जाता है, मतलब जो भूमि का क्षरण है वो बढ़ता रहेगा। और मतलब भूमि ऐसे आप देखोगे ना गाँव वगैरह में जो बहुत ज़्यादा धूल देखने को मिलती है, उसका रीजन एक ये भी है कि यहाँ पे ओवर टिलिंग की प्रोसेस हो रही है। एक और समस्या है वो है ओवर इरिगेशन की। ये बताया गया कि जैसे पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स हैं, यहाँ पर एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से जो वाटर लॉगिंग है वो होती है, और जो यहाँ पे बताया जाएगा जो सॉइल सैलिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है। और ये ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन है ये भी एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का, मतलब सबसे ज्यादा जमीन के अंदर से पानी भारत में ही निकाला जाता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। इसकी वजह से जो वाटर टेबल्स हैं वो जो है नीचे जा रही हैं, और ये इसका जो प्रभाव है वो आपकी मिट्टी पर भी पड़ रहा है। एक तो आप यहाँ पे ओवर इरिगेशन भी कर रहे हो और जो अंदर का पानी है उसको भी आप खत्म कर रहे हो। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रीजिंग भी समस्या है कि आप जो है पेड़ों को काट करके आप जो है खेत बना रहे हो और ओवर ग्रेजिंग करा रहे हो। ओवर ग्रेजिंग मतलब जो छोटे छोटे वेजिटेशन हैं उनको भी आप गाय बैल इतना पाल लिए हो कि भाई वो चरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी आपस में बंध नहीं पाती है, और जिसकी वजह से फिर जो मिट्टी है जब बंध नहीं पाएगी, सिंपल सी बात है उसका क्षरण होगा, मतलब वो उड़ेगी वहां से, जो मतलब अच्छी मिट्टी है वो टिकेगी ही नहीं। और एक और बड़ी समस्या अर्बनाइजेशन भी है कि हम जितना ज्यादा अर्बनाइज कर रहे हैं, इसके अर्बनाइजेशन के तो बहुत सारे इफेक्ट हैं। जैसे एक तो हम पेड़ों को काट करके जो है आप जो खेती वाली जमीन है उसको बना रहे हो, फिर उसी खेती वाली जमीन पे शहरों को बसा रहे हो। तो जहाँ पर फसल उगा करती थी अब वहाँ पे शहर हैं, कंक्रीट की इमारतें हैं। फिर जब वहाँ में बड़ी जनसंख्या रहेगी तो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे वेस्टेज उत्पन्न होगा, कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा। मिट्टी की क्षमता और कम हो जा रही है। उसी जगह को सपोर्ट करने के लिए आसपास फैक्ट्रीज खुलेंगी, फैक्ट्रीज के जो गंदे वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो भी उसी मिट्टी में जाते हैं, जिसकी वजह से वो और खराब हो जा रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। इसी को कहा जाता है ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन। मतलब प्राकृतिक तो है ही, लेकिन अब मानव जनित जो हो गए वो कुछ ज्यादा ही हो गए, जिसकी वजह से जो यील्ड है वो कम होती जा रही है। इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्प्लीकेशन होगा? सबसे पहली बात तो जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कि जब हमारा जो यील्ड ही खराब हो जाएगा, मतलब जो हमारी उपज है उसमें कमी देखने को मिलेगी। हम 1.4 बिलियन पीपल हैं और आने वाले समय
समय में संख्या बढ़ेगी ही, और इतने सारे लोगों का पेट पालने के लिए जितना हमें फूड चाहिए, अगर उसमें ही कमी आएगी, सिंपल सी बात है कि इंडिया का जो बफर स्टॉक है उसको भी जेपरडाइज करेगा ही करेगा। जो इम्पैक्ट है फार्मर के इनकम पे वो भी इससे प्रभावित हो। क्यों? अब अगर जो उपज है, मतलब अगर एक जो खेत है, अगर उससे किसान मान लीजिए कि 4 क्विंटल जो है उगा रहा था वीट, लेट से, अब उसकी ईल्ड की क्षमता कम हो रही है, तो अब 4 क्विंटल की जगह अब वो 3 क्विंटल ही उगा रहा है। सिंपल सी बात है, ऐसा करने के लिए वैसा नहीं कि उसने कम जो है सिंचाई करी होगी, कम खाद दिया होगा या फिर कम इसमें बीज लगाए होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि इनपुट उसका और बढ़ेगा। भाई जितना ज्यादा जो सॉइल डिग्रेड होगी उसको उपजाऊ बनाने के लिए आप उतना और ज्यादा उसमें खाद डालोगे, और ज्यादा सिंचाई करोगे, और ज्यादा उस पर मेहनत करोगे, तो जो इनपुट कॉस्ट है वो तो बढ़ेगा, लेकिन ईल्ड क्या होगी? कम हो गया। उसी सेम खेत से आपको 1 क्विंटल कम मिलेगा, 3 क्विंटल मिलेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो किसान की इनकम थी पहले, लेट से अगर वो 100 रुपए लगा रहा था और उसको 120 रुपए मिल रहे थे, तो उसकी इनकम मान लीजिए 20 रुपए हो रही थी। अब वो 100 की जगह 120 रुपए लगाएगा और उसको मिलेगा भी 125 रुपए, तो इनकम बढ़ी, लेकिन फिर इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, उसकी जो कह सकते हैं इनकम कितनी हुई? 5 रुपए ही हुई। तो ऐसे आप देखेंगे रिड्यूस आउटपुट की वजह से इनकम जो होगी फार्मर की वो भी इम्पैक्ट होगी, और अगर इनकम इम्पैक्ट होगी तो इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिलेगा। भाई जब उपजेगा ही नहीं भारत में, या उपजा जो उपज है उसमें कमी आएगी, तो उसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी भी देखने को मिलेगा, कि हमारी जीडीपी तो हाईली इफेक्टिव होती है जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जीडीपी पे। हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे ये होगा कि अगर ये चीजें चलती रहेंगी तो हम ये सोचा जाएगा कि अपने यहाँ खाने भर की चीजें हो, वही बड़ी बात है, एक्सपोर्ट की तो बात छोड़ ही दीजिए, और उसके बाद फिर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें भी आएंगी, और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर हमारी जमीन खराब हो रही है, हमारे पास फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो वाटर की जो स्कार्सिटी है वो है, ग्राउंड वाटर जो बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वाटर स्कार्सिटी होगी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, तो जो क्लाइमेट गोल्स हैं वो भी इंडिया मीट नहीं कर पाएगा, तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी होगा। मतलब एक ये नहीं कि सब एक चीज खराब हो जाएगी केवल वही खराब होगी, उससे 50 चीजें और रिलेटेड हैं जो कि खराब होंगी, तो इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशंस कुछ पड़ेंगे। अब एफएओ ने अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, उसको हम देखेंगे, और उसके एवज में इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं उनको समझते हैं। तो एफएओ ने रिकमेंड किया है कि भारत को या फिर सबको जहां जहां पे ऐसा दिक्कत आ रही है, वहां पे जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है ना वो करना चाहिए। मतलब कि आप ऐसा लैंड मैनेजमेंट करो कि आपका जो उपज है वो भी चलता रहे और जो लैंड हो डिग्रेड ना हो। तो इसके लिए भारत सरकार का ये एक स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि क्या करता है कि फार्मर्स को ये बताता है कि जो सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो क्या है, और उस न्यूट्रिएंट स्टेटस के लिए जो बैलेंस्ड फर्टिलाइजर कितना यूज करना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए, वो ये बात बताता है सॉइल हेल्थ कार्ड। जिससे जो हम अभी देखे थे ना कि जो एवरेज है वो हम ज्यादा यूज करें 165 केजी पर हेक्टेयर, उसमें कमी देखने को मिले। फिर वाटर यूजेज एफिशिएंसी को लेकर के भी इसका सुझाव है एफएओ का कि उसको भी ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक चलाई गई है, जो कि फोकस करता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस थॉट पे। मतलब ये माइक्रो इरिगेशन के ऊपर बात करता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने नालियां बना दी उसमें पानी बह जा रहा है, ओवर इरिगेशन आप किए जा रहे, नहीं। आप अगर माइक्रो इरिगेशन करो तो एक तो आप पिन पॉइंट जहां पे पानी की जरूरत है वहां पे आप पानी पहुंचा पाओगे, और पानी भी कम इस्तेमाल होगा, वेस्टेज कम होगा। फिर एग्रो इकोलॉजी और रीफॉरेस्ट्रेशन को लेकर के जो रिकमेंडेशन है उसके लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एनएमएसए ये लॉन्च किया गया है, जो कि प्रमोट करता है क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस। मतलब आप किस तरीके से खेती करोगे कि क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। और ग्रीन इंडिया मिशन है जो कि रीफॉरेस्ट्रेशन के लिए है, ताकि जो फॉरेस्ट कवर है उसको जो है वो रिकवर किया जा सके। इसको लेकर एक रिपोर्ट आई हुई है, मैंने पहले वीडियो बना रखी है कि भारत में जो फॉरेस्ट कवर है वो कैसे बढ़ा है, उसको लेकर के आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, वहां से देख सकते हैं। पॉलिसी और इनिशिएटिव के क्षेत्र में देखा जाए तो जो यहाँ पे एक पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज करके ये स्टार्ट किया गया इंडिया के द्वारा, ताकि ये रिकमेंडेड था एफएओ के द्वारा कि जो ऐसे फार्मर्स हैं जो ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए। मतलब अब आपके पास बहुत तरह के फार्मर हैं, एक हैं जो अभी तक भी नहीं मानेंगे, जो जैसा खेती कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, एक हैं जो इन बातों को ध्यान में रख करके जैसा बताया गया वैसी खेती करेंगे। तो भाई जो बातें मान रहा है, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को मान रहा है, उसको रिवॉर्ड भी तो करना पड़ेगा, वरना इसे क्यों लगेगा कि मतलब उसको लग रहा है कि ये तो वैसे ही कर रहा है जैसे कर रहा है, मैं भी वैसे करूँ, मुझे क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। तो रिवॉर्ड हमेशा ही किसी भी
को अगर दिया जाता है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो हमेशा उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ ले जाता है। तो वो उसी के तर्ज पे ये भी स्टार्ट किया गया है। तो ये भारत सरकार की कुछ स्कीम्स हैं। तो इस रिपोर्ट से हमें ये समझ में आता है कि इंडिया में लैंड जो डिग्रेडेशन है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसको लेकर के बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे इंडिया का एक जो नेशनल कमिटमेंट है, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030, इसको भी ध्यान में रखना होगा कि भारत ने कमिटमेंट किया है 2030 तक हम ऐसी जमीन जो मरुस्थल बन चुकी है उसको हम डिजर्टिफिकेशन के ये जो कॉम्बैट मिशन है इसके द्वारा फिर से रीस्टोर करेंगे। मतलब ये जो लैंड डिग्रेड हो चुका है इसको हम रीस्टोर करेंगे, फिर से उसकी उपज को बढ़ाएंगे, उस जमीन की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। और यहाँ पर ये जो सोफा रिपोर्ट 2025 की है ये अंडरस्कोर करती है कि इस तरह की जो अचीवमेंट है इसको जल्दी से जल्दी अचीव करने की जरूरत है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक है। जो एसडीजी होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका 15.3 जो है वो लैंड डिग्रेडेशन और न्यूट्रलिटी को लेकर के है, तो उसको लेकर के है। और जो एसडीजी 2 है वो जीरो हंगर को लेकर के है। सिंपल सी बात है, लैंड अगर आपकी डिग्रेड हो रही है, उपज कम हो रही है, तो जो हंगर वाली सिचुएशन है उससे निपटने में फिर कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दो गोल्स तो इसमें डायरेक्ट लिंक होते हैं। तो अगर भारत को एसडीजी में भी स्कोर अच्छा करना है, अपनी जनता को लेकर के अच्छा चलना है कि भाई उसको किसी तरह के खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा, जैसे अभी ऐसा कुछ नहीं है भारत में खाद्य आपूर्ति को लेकर के, वैसे आने वाले समय में ना हो, तो ये सारे कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने इसलिए डिटेल में इसको थोड़ा बताया। इस तरह की चीज़ों में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।